हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे पोएटिक डिवाइसेस जो कि डस्ट ऑफ स्नो में और फायर एंड आइस में यूज़ हुए हैं। सबसे पहले तो पोएटिक डिवाइसेस से पहले हम राइम स्कीम एक बार इसकी चेक कर लेते हैं। राइम स्कीम में हमको लास्ट वाले वर्ड्स की राइमिंग देखनी होती है, जैसे कि क्रो, तो हम इसको ए डाल देंगे। अब क्रो और मी आपस में राइम नहीं करते हैं, तो इसको हम बी डाल देंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वर्ड स्नो, तो क्रो और स्नो आपस में राइमिंग है, तो इसको भी हम ए डाल देंगे। और मी और ट्री आपस में राइमिंग है, तो इसको हम बी डाल देंगे। तो हमारी पोएम की राइम स्कीम बन गई ए बी ए बी। उसके बाद हम देखेंगे इसके पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस में सबसे पहले हमको इसमें दिखेगा एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब होता है जब दो वर्ड्स रिपीटेशन में यूज़ हुए हों, जैसे कि सेव्ड का एस और सम का एस। तो दोनों वर्ड्स एस एस से स्टार्ट हो रहे हैं ना, बाकी दोनों वर्ड्स राइमिंग हो ना हो वो डिपेंड नहीं करता, बस स्टार्टिंग सेम वर्ड से होनी चाहिए। तो जैसे कि एस और एस, तो ये हो गया एलिटरेशन। और इसमें और एक और है जो है डस्ट ऑफ स्नो में ही। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो जो वर्ड है ये खुद में ही एक पोएटिक डिवाइस है जिसका नाम है एजोनेंस। अब ये एजोनेंस जो है इसका मतलब होता है कि जब दो वर्ड्स में वोवल साउंड्स होती है, जैसे कि ये देखो, ये वर्ड्स बिल्कुल कॉन्टिन्यूएशन में है और दोनों में वोवल साउंड है, इसमें यू और इसमें ओ, तो इसीलिए ये हो गया एजोनेंस। इसमें हमारे पास अभी तक दो पोएटिक डिवाइसेस आ गए हैं। थर्ड पोएटिक डिवाइस जो इसमें यूज़ हुआ है वो है एन्जाम्बमेंट। एन्जाम्बमेंट का मतलब होता है कि जब कोई लाइन कंप्लीट ना हुई हो और नेक्स्ट सेंटेंस में भी वो कंटिन्यू हुई हो, जैसे कि द वे अ क्रो, उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, शुक डाउन ऑन मी, तो मतलब कि ये जो लाइन्स हैं कंटिन्यू है। यहाँ पे भी हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, ये सब कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है। यहाँ पे कोई भी हमको फुल स्टॉप नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए ये इसको हम एन्जाम्बमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस आएगा वो आएगा इन्वर्जन। इन्वर्जन इन लाइन्स में यूज़ हुआ है। ऑफ अ डे आई हैड रूड, इसमें इन्वर्जन ऐसे यूज़ हुआ है क्योंकि देखो, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते थे। सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं जो कि है आई, तो अगर हमें इसे नॉर्मली लिखना होता तो हम लिखते आई हैड रूड माई डे या फिर अ डे, लेकिन हमने इसको ऑफ अ डे को आगे लिखा है, बीच में सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब डाला है। तो जब हम ऐसे किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं इन्वर्जन। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो यूज़ हुआ है वो है सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म नाम से ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जो स्नो है ये स्नो किसको सिंबलाइज कर रही है? स्नो कर रही है पॉजिटिविटी को सिंबलाइज। तो स्नो क्या हो गई? सिम्बॉलिक, सिम्बॉलिक ऑफ पॉजिटिविटी, तो ये सिम्बॉलिज्म है। फिर हमारे पास हेमलॉक ट्री और क्रू, ये दोनों सिंबल्स हैं कह सकते हैं नेगेटिविटी के, है ना। क्रू इज ऑफ अनएक्सपेक्टेड चेंज हालांकि, एंड हेमलॉक इज ऑल्सो नेगेटिव। हेमलॉक पॉइजनस ट्री है, इसीलिए हमने हेमलॉक लिया है क्योंकि हमें जो आसपास का सारा एनवायरनमेंट है इस पोएम में वो हमें नेगेटिव दिखाना है। तो इसमें हमको मिले एलिटरेशन, एजोनेंस, एन्जाम्बमेंट, इन्वर्जन और सिम्बोलिज्म। नेक्स्ट हम आते हैं फायर एंड आइस पे। फायर एंड आइस भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी हुई है। इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं एक बार। फायर को हम ए लिख देंगे, आइस को हम बी लिख देंगे आपस में, क्योंकि राइमिंग नहीं है यहाँ पे। डिज़ायर और फायर आपस में राइम कर रहे हैं तो यहाँ पे ए आ जाएगा। और उसके बाद फायर, डिज़ायर और फिर से फायर है तो ये फिर से ए आ जाएगा। तो इसकी राइम स्कीम बन जाएगी ए बी ए ए। इसमें हमारे पास फिर से सिम्बोलिज्म ही है एज अ पोएटिक डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। हमारे पास यहाँ पे एक फायर है, एक आइस है। फायर हमको किसको सिंबलाइज कर रहा है? फायर डिज़ायर को और ग्रीड को। और वहीं आइस किसको सिंबलाइज कर रही है? आइस सिंबलाइज कर रही है हेट्रेड को, ये है हेट्रेड को। तो हमारे पास सिंबोलिज्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मेटाफर।
मेटाफर मतलब होता है कि फायर और आइस किसको रिप्रेजेंट करें एक्चुअल में इसमें, जैसे कि डिज़ायर, हेट, क्या है, ये इमोशंस हैं। तो मेटाफर इन द सेंस कि हमने सीधा डायरेक्टली इमोशंस नहीं लिखा, हमने यहाँ पे फायर एंड आइस लिखा। तो फायर एंड आइस इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको मेटाफर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिर से आता है एलिटरेशन, सामने दिख रहा है बिल्कुल एस और एस, यहाँ पे भी एस और एस। तो अगर आपको दोनों में से कोई भी पैराग्राफ दे रहेंगे तो उसमें नॉर्मल हमें पता है कि हमारे पास सिंबॉलिज्म, मेटाफर और एलिटरेशन तीनों हैं। बाकी राइम स्कीम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आप वहीं के वहीं पैराग्राफ में जो आरटीसी आएगा उसमें भी आप चेक कर सकते हो।